नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल श्रवण जीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहे होंगे। और करना ही चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को दुख तकलीफ अनेक समस्याएं भरा हुआ है। उन सब चीज़ों को त्याग करके अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। जितने भी समस्याएं आए उनको दरकिनार करके रखिए और अपना लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए। ठीक है, और यही जीवन में आपको बेहतर इंसान बना सकता है। और अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन करना एक अच्छे मनुष्य का, एक ज्ञानी मनुष्य का ये सबसे अच्छा गुण होता है कि वो बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को लेता है और उस अच्छाई को ले करके अपने जीवन में पॉजिटिव थॉट को डाल के आगे बढ़ते रहता है और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहता है। ठीक है, क्योंकि समस्याएं, दुख, तकलीफ तो हर व्यक्ति को है। और इस कलयुग का युग, इस युग में किसको समस्याएं, किसको दुख नहीं है, किसको तकलीफ नहीं है? ये तो है ही कलयुग। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों को दरकिनार करके रखिए। दुख तकलीफ हर व्यक्ति को है। जब जब आपको लगे कि समस्याएं हैं, हम ऐसे रहते, हम वैसे रहते, जब जब आपको ऐसा महसूस हो तो आप उस व्यक्ति को याद कीजिएगा जिसको इस प्रकृति ने इस धरती पर तो भेजा है, लेकिन उसको इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए ठीक से दो आँख नहीं दिया है, चलने के लिए दो पैर नहीं दिया है, अच्छे से लिखने के लिए दो हाथ नहीं दिया है, फिर भी वो जीवन जीता है। आप सोचिए, आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोगों को हम भी देखते हैं, आज भी आप लोग भी देखते हैं कि जिनका हाथ नहीं, वो पैर से लिखता है लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, इसीलिए देखिए, संसार में वही व्यक्ति को याद रखा जाएगा जो मेहनत करता है। मेहनत करने वाला का मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है। जो मेहनत करता है वो आने वाला भविष्य के लिए रोल मॉडल बनता है। अगर आपको भी रोल मॉडल बनना है ना, अच्छा चीज़ें करना है ना, तो आपको दुनिया मरने के बाद भी याद रखेगा। मेहनत करने वाला का मेहनत कभी बर्बाद नहीं हुआ है। इसीलिए जीवन में अच्छा चीज़ों को लेके चलिए। दुख तकलीफ समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है, इसीलिए इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए। दुश्मनी, दोस्ती, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में संतुलित लेके चलिए। अच्छा जीवन, सबके साथ अच्छा संबंध रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। सबको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी आपसे, क्योंकि किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जीवन मेरी, ये बदन मेरी मिट्टी का और बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूं तो किस बात की करूं, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। देखिए, यहाँ हर कोई निश्चित जीवन के लिए आया है, एक निश्चित जीवन जिएगा और इस संसार से चला जाएगा। लेकिन इस संसार से गए हुए व्यक्ति को भी याद रखा जाता है। अगर आप अच्छा मेहनत करके अच्छे चीज़ें समाज को देते हैं ना, तो मरने के बाद भी आपको लोग फॉलो करता है, आपसे लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़ता है। इसीलिए अच्छा कर्म कीजिए, मृत्यु के बाद भी आपको याद रखा जाएगा। ठीक है, आप तो चले जाएंगे लेकिन आपका आत्मा इस संसार में, जब तक ये संसार रहेगा तब तक रहा जाएगा। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करते रहिए। चलिए, हम लोग बात करेंगे आज प्रायद्वीपीय पठार के पठार। हम लोग पिछले क्लास में प्रायद्वीप पठार के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया था, प्रायद्वीप पठार के पठार। चलिए हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा, प्रायद्वीप पठार के पठार को देखिए। इसको हम लोग शुरू से देख लेते हैं। तो एक मैप बना लीजिए प्रायद्वीप पठार का। सबसे पहले प्रायद्वीप पठार का एक मैप बना लीजिए। ये हो गया प्रायद्वीप पठार। ठीक है, देखिए जो प्रायद्वीप पठार है, इसका जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए इसका विस्तार यहाँ भी है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के रूप में इसका विस्तार यहाँ भी है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के रूप में है यहाँ। ठीक, अभी समझा देते हैं आप लोगों को। ये है, उसके बाद जो है यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ये प्रायद्वीप पठार का जो है, इसमें जो हम लोगों को पठार पढ़ना है ना, तो देखिए इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से है।
यहाँ पे आपका दो भ्रंश घाटी है इस प्रकार से। फिर इधर गया हुआ है ये अरावली है, ठीक। ये अब देखिए ये प्रायद्वीप पठार है, ये अरावली रेंज है इधर गया हुआ। आप लोग इस फिगर को बना लीजिए। देखिए ये आपका प्रायद्वीप पठार हो गया, ठीक है। ये प्रायद्वीप पठार, देखिए, ठीक है। और ये दोनों रेड कलर से जो है इसमें हम ये करिए, नर्मदा भ्रंश है और ये ताप्ती भ्रंश है। इधर गया हुआ है, ये कटा हुआ है, लेकिन हम एक समझाने के लिए आपको बना दिए, ठीक है। देखिए ये जो प्रायद्वीप पठार है इसका हम लोग पठार को पढ़ना है। ये खुद पठार है लेकिन इसमें छोटे छोटे पठार को भी पढ़ना है, इसके अंतर्गत जो पठार है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बोले थे कि ये जो पूरा पठार है ये आर्कियन संरचना है। आर्कियन का मतलब हम आपको समझा दिए थे कि हम लोग पूरा पृथ्वी की उत्पत्ति को हम लोग समझे थे कि प्रायद्वीप में आर्कियन, कुडप्पा संरचना, ये सारा संरचना के बारे में पढ़ा दिए थे आप लोगों को। 7-8 के बारे में लाइनिंग से बता दिए थे। उसमें से हम आपको, जैसे ये पूरा जो प्रायद्वीप है, ये पूरा प्रायद्वीप ना आर्कियन संरचना है। ये क्या है? आर्कियन संरचना है, आर्कियन। और आर्कियन संरचना का मतलब हो गया कि जब से ये पृथ्वी था, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी था तो उसी समय से ये प्रायद्वीप पठारी भाग है, ठीक है। पृथ्वी जब से था, ये पूरा पृथ्वी में एक प्रायद्वीप पठार भी है। और जिस समय पृथ्वी आग का गोला था, उस आग का गोला से जो ठंडा होकर के ये भाग बना है, उसी समय का ये भाग है और अभी भी है। इसलिए ये किस प्रकार का संरचना है? आर्कियन संरचना है, ठीक है, यानी कि सबसे प्रारंभिक संरचना है। आर्कियन संरचना का निर्माण हो गया और आपको बताए थे कि ये आर्कियन युग का है, क्योंकि हम आप लोगों को युग को मतलब 5 भागों में बांट के बता दिए थे, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सोनोजोइक, नियोजोइक। ये जो है प्री पैलियोजोइक में आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल था, उस समय का है, शुरुआती चरण का। आप लोगों को सारा समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप पीछे नोट्स उल्टाइए और उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा आपको। ये आर्कियन काल का है। अगर ये आर्कियन काल का है तो आर्कियन काल में कौन चट्टान पाया जाता है? आग्नेय चट्टान पाया जाता है। आग्नेय, क्योंकि आग से ठंडा होकर बना है तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में नीस पाया जाता है, शिस्ट पाया जाता है, शिस्ट पाया जाता है और ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। तो जो ये पूरा का पूरा आर्कियन संरचना है, इसमें आपको नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट संरचना मिलेगा। लेकिन ये पठार जब था तो जैसे आर्कियन काल है, आप लोगों को बता ही दिए कि आर्कियन काल क्या है। आप अपना नोट्स निकालिए और उसमें जाइए, आर्कियन काल क्या है, फिर प्री कैम्ब्रियन में आइएगा, फिर ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, फिर ट्रियासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस आएगा। इस प्रकार से आप लोग निकालिएगा। तो आर्कियन काल में ये पूरा पठार बना था, ठीक है, और इस प्रकार से था। और इस पठार में कौन सा संरचना पाया जाता है? आग्नेय संरचना पाया जाता है, जिसमें नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट था, ठीक है। बाद में क्या हुआ? इस प्रकार से विस्तार तो था ही पठार का। बाद में इसी पठारी प्रदेश में, ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे माना जाता है एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ से माना जाता है ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ तो इससे लावा निकला बहुत बड़ी मात्रा में, और ये लावा निकल के पिघल के पूरे भारत में फैल गया, ठीक है, पूरे भारत में फैला, ठीक है। अब जब पूरे भारत में फैला तो माना जाता है कि ये लावा जहाँ जहाँ फैला, ठीक है, जहाँ जहाँ फैल गया तो वहाँ वहाँ मतलब कि उस संरचना का भूभाग को हम लोग कहते हैं दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप, ठीक है। ये दक्कन ट्रेप क्या है? ये लावा जहाँ तक फैल गया, जैसे इसी का भाग यहाँ पे जो माना जाता है, ये जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार इसी का भाग है, ये मालवा, ठीक है। यहाँ ये लावा का भाग है। बोलिएगा कि यहाँ बीच में क्यों नहीं रहा? तो बीच में जो नदी है ना, नर्मदा और ताप्ती नदी, उसको काट दिया और ये वाला भाग बच गया। तो ये मालवा का पठार इसी का दक्कन ट्रेप का हिस्सा है,
ठीक है। और इसी में आएंगे तो आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के सबसे बड़े भूभाग में आपको ये दिखाई मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर में यानी इस पठार के ऊपर में ये वाला जो भाग है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी दक्कन ट्रेप का हिस्सा ही है। मालवा का पठार भी दक्कन ट्रेप का हिस्सा है। ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है ये पूरा का पूरा ये भी दक्कन ट्रेप का ही हिस्सा है। ये इसको कहते हैं हम लोग काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप ये भी दक्कन ट्रेप का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी है। और इसी में आएंगे कर्नाटक में बेंगलुरु का पठार पड़ता है, यहाँ पे छोटा सा, यहीं पे आपका मैसूर का पठार है, ये सब के सब उसी का हिस्सा है। बीच बीच में जहाँ जहाँ नदी इसको काट दी वहाँ वहाँ मतलब अपरदित हो गई है, जैसे लावा पूरे में फैला हुआ था, ठीक है। ये वाला मान लीजिए ये बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार, ठीक। ये वाला मतलब कि मैसूर का पठार, यहीं पे आएंगे यहाँ पे तो मदुरई का पठार, यहाँ पे तमिलनाडु में आएंगे तो यहाँ पे जो है मदुरई और कोयम्बटूर का जो पठार है ये वाला, ये मदुरई और कोयम्बटूर का पठार, कोयम्बटूर का पठार, ये सब किसका हिस्सा, ये दक्कन। देखिए दक्कन मतलब पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, नदी जो है, नदी जब प्रवाहित होने लगी तो इसको काट छांट दी, तो जहाँ जहाँ ये बच गया, अभी भी ये जो है लावा से निर्मित है, बाद में ये लावा निकला और जहाँ जहाँ रह गया है उसी को दक्कन ट्रेप कहते हैं। तो याद रखिएगा दक्कन ट्रेप पूरा भारत नहीं, प्रायद्वीप भारत नहीं है, जहाँ जहाँ इस लावा का भाग आज भी बच गया है, ठीक है, वो फैला था पूरे में, लेकिन नदी जैसे यहाँ पे बीच में गैप हो गया तो यहाँ नदी इसको काट के मतलब कि वहाँ पे मिट्टी का निर्माण कर दी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रह गया। तो इसलिए ये सारा जो हम बनाए जैसे बेंगलुरु का पठार, ठीक है, जैसे मैसूर का पठार, मदुरई कोयम्बटूर का पठार, काठियावाड़ का पठार, महाराष्ट्र का पठार, यहीं पे आप आएंगे तो यहाँ पे तेलंगाना का पठार इसी का हिस्सा है। यहाँ पे ये मान लीजिए ये तेलंगाना का पठार आपको सारा मैप में मिल जाएगा, ये तेलंगाना का पठार है, ठीक है, तेलंगाना का पठार ये भी इसी का हिस्सा है। तो देखिए ये पूरा पठारी भाग में आपको दो प्रकार का पठार मिलेगा, एक आर्कियन संरचना वाला पठार जो पहले से था, दूसरा बाद में जो दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक है, ये दूसरा दक्कन ट्रेप। अब दक्कन ट्रेप में कौन संरचना पाया जाएगा, लावा पठार, क्योंकि दक्कन ट्रेप क्या है, ये लावा से निर्मित है ना, तो ये लावा पठार है, ये लावा पठार है। और लावा में कौन चट्टान पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। तो देखिए ये पूरा प्रायद्वीप भारत में आर्कियन संरचना सबसे पहले पूरे भारत में फैला हुआ है। आर्कियन संरचना के बाद यहाँ पे लावा उद्गार हुआ, तो जहाँ जहाँ ये लावा फैला यानी अंदर में आर्कियन संरचना है, उसके ऊपर में लावा फैल गया है चट्टान के रूप में, तो वो दक्कन ट्रेप कहलाता है या उसको लावा पठार कहते हैं, ठीक है। तो ये फिगर बना लीजिए और फिर हम आप लोगों को और पठार बताएंगे, जैसे ये वाला हिस्सा आपका छोटा नागपुर का पठार, अभी ये वाला हिस्सा जो है ये छोटा नागपुर का पठार है। अभी इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। यहाँ पे दंडकारण्य पठार है, पहले इस फिगर को इतना ही बनाइए, ठीक है, और आप लोग साफ साफ लिखिएगा, ठीक, फिर हम आपको लिखाते हैं, फिर आगे आपको बताते चलते हैं। लिखिए आप लोग फिगर बना के, अब लिखना स्टार्ट कीजिए। कॉपी में आपको कैसे बोले हैं, जैसे यहाँ फिगर बना लीजिएगा आप लोग, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से इस प्रकार से। तो लिखिए आप लोग, लिखिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पृथ्वी का प्राचीनतम बृहद पठार है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पृथ्वी का प्राचीनतम बृहद पठार है, जिसमें आधारभूत रूप से आर्कियन संरचना की प्रधानता है। आधारभूत मतलब मुख्य रूप से किसका बना हुआ है, आर्कियन संरचना से है, क्योंकि आर्कियन काल का है, ठीक है। तो ये पूरे भाग में आर्कियन संरचना पाया जाता है, तो आधारभूत रूप से आर्कियन संरचना की प्रधानता है। पुण्यविराम, अतः पठार का अधिकांश भाग आर्कियन संरचना से निर्मित है। पठार का अधिकांश भाग किससे निर्मित है, आर्कियन संरचना से है। और जहाँ जहाँ लावा फैल गया तो वह दो प्रकार का भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए अब लिखिए,
हाँ, आर्कियन संरचना से निर्मित है। पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज कीजिए। प्रायद्वीप पठार पर क्रिटेशियस काल के अंत में, क्रिटेशियस काल के अंत में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण भूगर्भ के मेग्मा के सतह पर आकर जमने से बेसाल्ट संरचना निर्मित लावा पठार का निर्माण हुआ। बेसाल्ट संरचना निर्मित लावा पठार का निर्माण हुआ। तो देखिए आपको क्या बताए कि आधारभूत रूप से ये आर्कियन संरचना है। अंतिम क्रिटेशियस काल में इस क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र का ये सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पे अंतिम क्रिटेशियस काल में दरारी उद्गार हुआ ज्वालामुखी का पृथ्वी के भूगर्भ से, और जहाँ जहाँ मेग्मा फैल गया। ठीक है, हम आपको लिखा दिए। और उसी को क्या कहते हैं, दक्कन ट्रेप से लावा पठार का निर्माण हुआ जिससे बेसाल्ट चट्टान बना। तो हम आपको बोले बेसाल्ट संरचना निर्मित लावा पठार का निर्माण हुआ। फिर पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज कीजिए। अस्पष्टता प्रायद्वीपीय पठार में संरचनात्मक दृष्टि से दो प्रकार के पठार स्थित हैं। संरचनात्मक दृष्टि से दो प्रकार के पठार स्थित हैं। अब आप लोग दो प्रकार का पठार समझ ही लिए। एक में कौन सा पठार है, दो प्रकार का पठार है, तो आप लोग लिखिएगा। एक नंबर में सबसे पहले आर्कियन संरचना वाला, आर्कियन संरचना प्रधान पठार। तो एक नंबर में है आर्कियन संरचना प्रधान पठार, आर्कियन संरचना प्रधान पठार, एक नंबर में ये हो गया। दूसरा नंबर में कौन सा है, ज्वालामुखी से उद्गार हुआ है तो बेसाल्ट चट्टान पाया जाएगा दूसरा वाला में। तो दूसरा दक्कन ट्रेप संरचना प्रधान लावा पठार। तो दक्कन ट्रेप संरचना प्रधान कैसा है, तो लावा पठार। ठीक है, दो लिखिएगा, आर्कियन संरचना प्रधान पठार, दक्कन ट्रेप संरचना प्रधान पठार। तो आधार रूप से पूरे में जो है आर्कियन संरचना फैला हुआ है। बाद में ज्वालामुखी से जहाँ जहाँ ये फैला तो वहाँ पे दक्कन ट्रेप संरचना प्रधान लावा पठार है, वहाँ से जो लावा निकल के जम गया है वो पठार बन गया है। अब लिखिए, अब नीचे पहले इसके बारे में लिखा देते हैं, फिर इसके बारे में लिखाएंगे। तो आप लोग लिखिएगा आर्कियन संरचना प्रधान पठार, उसको लिखिए। आर्कियन संरचना प्रधान पठार लिख के हेडलाइनिंग दीजिए और लिखिए इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ठीक है, नीस और शिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। अतः यह आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित, आग्नेय है ना, इसको आग्नेय या आग्नेय लिखा जाता है, आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित, आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित चट्टानी संरचना के क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र कई प्रकार के खनिज संसाधन से संपन्न है। पुनर्विराम, इन क्षेत्रों में ही आर्कियन संरचना के साथ धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन जैसी संरचनाएं भी क्षेत्रीय स्तर पर पाई जाती है। पुनर्विराम, यहाँ धात्विक अधात्विक जैसी खनिजों की संपन्नता पाई जाती है। आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि किस क्षेत्र में धात्विक खनिज, किस क्षेत्र में अधात्विक खनिज, शुरू में ही बेसिक क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन सारा संरचना आप लोगों को समझा दिए थे। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सब चीज़ें समझाने का ज़रूरत तो नहीं है।
ठीक है, क्योंकि सारा समझा चुके हैं। अब आप लोग सिर्फ लिखते चलिए आगे, और जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब लिखिए, लिख लिए। अब लिखिए प्रमुख आर्कियन संरचना। तो देखिए हम आपको बोले कि इसमें 2 प्रकार की संरचना है, आर्कियन संरचना प्रधान, डक्कन ट्रैप। अब आर्कियन संरचना कहाँ कहाँ है और डक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ है, दोनों को स्पष्ट करना है। तो आप लोग पहले लिखिए आर्कियन संरचना, हेडलाइनिंग दीजिए आर्कियन संरचना, हेडलाइनिंग दीजिए आर्कियन संरचना, आर्कियन संरचना। ठीक है, अब देखिए आर्कियन संरचना में कौन कौन सा पठार है पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा मेवाड़ का पठार, इसमें आप लोग लिखिएगा मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, इधर डैश दे के लिखिएगा। मेवाड़ का पठार में लिखिए, लिखिए राजस्थान, राजस्थान ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अरावली के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कोमा अपघर्षित या तरंगित या मैदान में परिवर्तित, मैदान में परिवर्तित। जो मेवाड़ का पठार है आप लोगों को क्या लिखा है, राजस्थान। ठीक है, आप लोग लिखिएगा पूरा राजस्थान, ब्रैकेट में क्या लिखा है कि अरावली के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तरंगित अपघर्षित या मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये जो अरावली रेंज है ना, इसका दक्षिण पूर्व ये वाला हिस्सा राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, ये मेवाड़ का पठार कहलाता है। वो मेवाड़ी सरदार आप लोग पढ़े ही होंगे, कौन कौन आप लोग बताइए, मेवाड़ी सरदार कौन है, 2 धारी तलवार मेवाड़ी सरदार राणा, तो आप लोग समझ ही गए। तो यहाँ यहीं के थे वो। ठीक है, तो मतलब कि ये मेवाड़ का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये मेवाड़ का पठार आर्कियन संरचना प्रधान है। यहाँ पे एकदम मालवा के बगल में आपको ना एटलस में मिल जाएगा, कोई एटलस उल्टा के आप लोग देखिएगा, अरावली के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, अब ये अपघर्षित हो चुका है, अब क्या हो चुका है, अपघर्षित हो चुका है और मैदान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। क्यों, नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है, क्योंकि चंबल नदी प्रवाहित होती है, जो बाद में बताएंगे। इधर जो गंगा है ना, गंगा में यमुना मिलती है, यमुना की सहायिका है चंबल, ये चंबल नदी का, ये चंबल का बिहार का इलाका, इसीलिए ये नदी अपघर्षित करके इसको मैदान में परिवर्तित कर दी है। तो मेवाड़ का पठार। अब दूसरा में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा में लिखिएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तीसरा में लिखिए बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सब आर्कियन है। चौथा में लिखिए, चौथा में लिखिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सॉरी नागपुर का पठार। ठीक है, देखिए बुंदेलखंड जो है ना, यहाँ पे जैसे छोटा नागपुर, ये सॉरी ये मालवा, ये वाला मालवा है। देखिए जो पीला कलर उसको रहने देते हैं, रेड कलर से बना देते हैं, ये वाला मालवा है, ये मालवा का पठार, मालवा का पठार का ही हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेले हर बोलो की वो रानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड यहाँ पे पड़ता है, और ये बुंदेलखंड का जो पठार है रेड कलर से हम कर दिए। ठीक है, जैसे बुंदेलखंड का पठार 2 नंबर में, तो यहाँ 2 नंबर कर देते हैं, 1 नंबर में ये मेवाड़ है तो यहाँ 1 नंबर कर देते हैं। बघेलखंड का पठार जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे, इसी का पूरब में यहाँ पे है बघेलखंड का पठार, यहाँ 3 नंबर कर देते हैं बघेलखंड। छोटा नागपुर का पठार ये वाला हिस्सा है, छोटा नागपुर। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है ना, मतलब कि ये दक्कन ट्रैप संरचना नहीं है, ये पठार है। हम गलत कर दिए यहाँ पे उस समय बनाते वक्त, ये हम पठार बनाने के चक्कर में इसको बना दिए थे। यहाँ भी विस्तार है, हम इसको ये सोच के नहीं बनाए थे कि ये लावा है। ठीक है, हम पठार सोच के, इसीलिए इसको रेड कलर से कर लीजिएगा आप लोग। ये 3 नंबर में, ये सॉरी ये 4 नंबर में ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये सब आर्कियन संरचना है। अभी जो बता रहे हैं ये सारा क्या है, आर्कियन संरचना है। यहाँ आएंगे मेवाड़ का पठार। ठीक है, उसके बाद ये बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, एकदम लाइन से एटलस में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, आप एग्जैक्ट हम नहीं बना रहे हैं लेकिन इसी प्रकार बना हुआ है। ये सब आर्कियन पठार हो गया। छोटा नागपुर देखिए सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। जैसे मेवाड़ का पठार राजस्थान में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है अरावली का, अब घर्षित हो चुका है। उसी पर बुंदेलखंड का पठार जो है, ये बुंदेलखंड यूपी का है, यूपी का इस जिला है वो। लिखे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है ये बुंदेलखंड का, लिखे यूपी प्लस एमपी, यूपी प्लस एमपी। इसका जो विस्तार है यूपी प्लस एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी में है। नीस पठार इसको कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसको नीस पठार कहते हैं। इसमें नीस संरचना पाई जाती है, नीस पठार कहते हैं। चंबल का बीहड़ क्षेत्र इसी में स्थित है, आप लोग लिख लीजिएगा। चंबल का बीहड़ क्षेत्र जो है इसी में स्थित है, जहाँ जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था। अब तो सारा डाकू खत्म हो गया, नहीं तो जितना भी आप बड़े बड़े डाकू का नाम सुने हैं वो सब के सब चंबल के बीहड़ में रहते थे। बिरप्पन से लेकर के फूलन देवी, जितना भी बड़े बड़े डाकू का आप लोग नाम सुने होंगे, खड़क सिंह, सारा डाकू यही चंबल के बीहड़ में, यही चंबल का बीहड़ का क्षेत्र है। बहुत उबड़ खाबड़ भूमि है, वहाँ पे डाकुओं के लिए वो बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, अब तो डाकू नहीं रहता है। उसके बाद बघेलखंड, जो बघेलखंड है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो लिखे बघेलखंड एमपी प्लस छत्तीसगढ़, इसका कुछ भाग एमपी में भी पड़ता है यानी मध्य प्रदेश में, प्लस में छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ इसका विस्तार। छोटा नागपुर का पठार, ये आप देखिए ना, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर जो है आपका पड़ता है झारखंड में, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार के बारे में थोड़ा लिखिए तो इसके बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। छोटा नागपुर का पठार के बारे में लिखिए, छोटा नागपुर लिख के डैश दीजिए और लिखिए। भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, लिखिए इसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, रूढ़ प्रदेश। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेर दीजिएगा और अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। इसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, लिख लीजिएगा। अब उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए कि छोटा नागपुर पठार कई खनिज संसाधनों में अत्यंत संपन्न है, अत्यंत संपन्न है। इसी कारण इसकी तुलना जर्मनी के रूhr क्षेत्र से की जाती है। रूhr क्षेत्र जो है ना जर्मनी में है, ठीक है, और वो जो रूhr क्षेत्र है जर्मनी में, वहाँ पे कई प्रकार का छोटे से क्षेत्रों में, ठीक, अपार खनिज संसाधन पाया जाता है। ठीक है, अपार खनिज संसाधन एक छोटे से क्षेत्र में जर्मनी में पाया जाता है। और वही स्थिति जो है छोटा नागपुर का पठार में है। ये छोटा नागपुर का पठार कई खनिजों में संपन्न है। ठीक है, कई खनिजों में संपन्न है, अभी लिखा देते हैं सारा, इसीलिए इसको भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। रूढ़ प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में है। और वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसका विचारधारा का अलग कॉन्सेप्ट है, वो सब हिस्ट्री में समझेंगे। लिखिए, इसे रूढ़ प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर पठार कई खनिज संसाधनों में अत्यंत संपन्न है, इसी कारण इसकी तुलना जर्मनी के रूढ़ क्षेत्र से की जाती है। जिस प्रकार रूढ़ क्षेत्र खनिजों में संपन्न है, जिस प्रकार रूढ़ क्षेत्र खनिजों में संपन्न है, उसी प्रकार छोटा नागपुर क्षेत्र भी खनिज संसाधनों में संपन्न है। उसी प्रकार छोटा नागपुर क्षेत्र भी खनिज संसाधनों में संपन्न है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोयला, सीसा जैसे कई खनिजों के भंडार स्थित हैं। ये सब खनिज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, खनिजों के भंडार स्थित हैं। ये छोटा नागपुर पठार में इस प्रकार की विशेषताएं हैं। उसी में एक लिख लीजिएगा, थोड़ा नोट दे के लिखिएगा, पाट पठार। नोट दे के लिख लीजिएगा पाट पठार। लिखिए, पाट पठार के बारे में डैश दे के लिखिएगा। छोटा नागपुर की सबसे ऊंचा भाग पाट पठार है।
इसकी उत्पत्ति उत्थान क्रिया से हुई है। इसकी उत्पत्ति उत्थान क्रिया से हुई है। यहीं प्रसिद्ध नेतरहाट की पहाड़ी है। नेतरहाट की पहाड़ी है। जो छोटा नागपुर का पठार जो ऊंचा वाला क्षेत्र है ना, उसको मतलब वहाँ का उस भाग को जो है ना पाट पठार कहा जाता है। वहीं पे नेतरहाट की पहाड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो छोटा नागपुर का पठार हो गया। उसके बाद लिखे मेघालय का पठार। चौथा में लिखे, चौथा हो गया। पांचवा में लिखेगा मेघालय का पठार। मेघालय का पठार देखिए, इसमें हम बनाए नहीं, लेकिन आपको पहले ही बता चुके थे कि अब इसको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए इधर आपको इधर समझा देते हैं। मान लीजिए इधर नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इधर बना देते हैं। जैसे कि आप लोग भारत का मैप देखते हैं तो यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आप लोग भारत का मैप देखते हैं। ये भूटान, ये पूर्वी राज्य, मान लीजिए पूर्वोत्तर राज्य है। ये मेघालय का हिस्सा है, ये मेघालय। ठीक है, ये जो मेघालय का पठार है, ये मेघालय का पठार भी इसी का हिस्सा है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो वह मेघालय का पठार लिख लीजिएगा। मेघालय का पठार ये कहाँ है? मेघालय का पठार, इसका विस्तार असम में भी पड़ता है। असम में, ये असम का डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरा ये इधर से इधर ऐसे करके असम बना हुआ है, ये मेघालय को छोड़ के। ठीक है, इसका विस्तार, मेघालय का पठार का विस्तार असम में है। ठीक है, मेघालय और असम में है। उसके बाद लिखिए नहीं, मेघालय का पठार मेघालय में ही है। उसके बाद लिखिए मतलब कि 6 नंबर में कार्बो एंगलोंग का पठार। कार्बो एंगलोंग का पठार है, कार्बो एंगलोंग का पठार, एंगलोंग का पठार। यह कार्बो एंगलोंग का पठार असम में है, ASM। ये मेघालय में ही है। कार्बो एंगलोंग का पठार ये कहाँ है? कार्बो एंगलोंग का पठार असम में है। उसके बाद लिखे छत्तीसगढ़ का पठार। 7वां में लिखिएगा छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार, यहाँ पे आप आएंगे, छत्तीसगढ़ का पठार पड़ता है। यहाँ पे रेड कलर से इसको बनाइएगा आप लोग। जहाँ जहाँ हम रेड कलर से बना रहे हैं वहाँ वहाँ आप लोग बना लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का पठार। ठीक है, ये 7वां नंबर। असम का पठार आप लोग पूरा मैप बना लीजिएगा। ये कार्बो एंगलोंग का पठार यहाँ पड़ता है। ठीक है, और मेघालय का पठार में 5 नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, और कार्बो एंगलोंग का पठार में 6 नंबर दे दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का पठार में 7 नंबर दे दीजिएगा। 8वां नंबर में लिखिएगा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार किधर, यहाँ लिख देते हैं 8वां नंबर, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, ये जो दंडकारण्य का पठार है ना, यहाँ पड़ता है। इसका जो विस्तार है दंडकारण्य का पठार का, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो छत्तीसगढ़ है इस तरह से विस्तार है, तो यहाँ पे इसका विस्तार है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग पड़ता है। यहाँ पे आप लोग एटलस में देखिएगा, मिल जाएगा। तो दंडकारण्य का पठार यहाँ 8 नंबर दे दीजिएगा, दंडकारण्य का पठार। उसके बाद रायलसीना का पठार, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे है रायलसीना का पठार, नहीं इधर आंध्र प्रदेश का पठार है। इसी आसपास में है, आप लोग एटलस में देखिएगा, यहीं मिल जाएगा आपको। रायलसीना का पठार 9 नंबर में लिखिएगा, रायलसीना का पठार, रायलसीना का पठार। ठीक है, रायलसीना का पठार ये आंध्र प्रदेश में लिखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसमें दंडकारण्य में। रायलसीना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार 10 नंबर में लिख लीजिएगा, कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक का पठार कर्नाटक में पड़ता है, इसी क्षेत्र, ये कर्नाटक है ना, यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे 10 नंबर लिख लीजिएगा, कर्नाटक का पठार। ठीक है, ये सब के सब आर्कियन पठार है। 10 पठार जो आपको बोले हैं, ये सब यहाँ से लेकर के एकदम ये जो है मेवाड़ का पठार, ये आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार,
रायलसीना का पठार, ठीक है, और यहाँ कर्नाटक का पठार, उधर आपका असम मेघालय का पठार, कार्बो एंगलोंग का पठार, ये जितना भी आपको बताए ये आर्कियन संरचना है, यानी फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पठार ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट कि बताइए कि मतलब दंडकारण्य का पठार किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब ऑप्शन डायरेक्ट रहेगा, झारखंड, गुजरात, एगो इधर का रहेगा राजस्थान, आ एगो रहेगा आपका यहाँ का उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम आपको मैपिंग में समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन आता है, इसीलिए। अब ये हो गया। अब आप लोग लिखे दूसरा नंबर में दक्कन ट्रैप संरचना प्रधान पठार। अब एक नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर लिखे दक्कन ट्रैप संरचना प्रधान पठार। दक्कन ट्रैप संरचना प्रधान पठार। अब इसके बारे में पहले लिखिए। इसको दक्कन लावा पठार से बना हुआ है, लावा पठार है, तो इसको लिख के डैश दीजिए और लिखिए। यह बेसाल्ट संरचना से निर्मित काली मृदा का क्षेत्र है, काली मृदा का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में काली मृदा को रेगुड़ या रेगड़ कहते हैं। ये काली मृदा का क्षेत्र है और महाराष्ट्र में इसी काली मृदा को रेगुड़ कहते हैं या रेगड़ कहते हैं, रेगड़, ठीक है। ये काली मृदा का क्षेत्र है, इसी को महाराष्ट्र में रेगुड़ या रेगड़ कहते हैं, रेगड़ कहते हैं। इसका अर्थ उच्च भूमि है, इसका अर्थ उच्च भूमि है, उच्च भूमि है। काठियावाड़ का पठार, इसी में लिखिएगा काठियावाड़ का पठार, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुजरात, लिखिए काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुजरात। आप लोग हम जी लिख देते हैं। काठियावाड़ का पठार, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। आप ब्रैकेट में महाराष्ट्र का पठार जैसे लिखे, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत। आप लोग कोमा दे के लिखिएगा, ठीक है, कोमा दे के लिखिएगा। महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ये तेलंगाना में है, तेलंगाना का पठार ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तेलंगाना के कुछ भाग में है, पूरे भाग में नहीं है, लिख दीजिए तेलंगाना के कुछ भाग में, तेलंगाना का पठार। उसके बाद मालवा का पठार, मालवा का पठार। उसके बाद आप लोग लिखाई दिए बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार, मैसूर का पठार, मैसूर का पठार, कोयम्बटूर मदुरई का पठार, लिखाई दिए हैं कोयम्बटूर मदुरई का पठार, लिख लीजिए कोयम्बटूर मदुरई का पठार, पठार। ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर मदुरई तमिलनाडु में है, सब में राज्य लिख लीजिएगा। पठार, पठार है। तो हम आपको लिखाए यह बेसाल्ट संरचना से निर्मित काली मृदा का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में काली मृदा को रेगुड़ या रेगड़ कहते हैं, इसका अर्थ उच्च भूमि है। इसके अंतर्गत काठियावाड़ का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र का पठार सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार, बेंगलुरु का पठार, मैसूर का पठार, कोयम्बटूर मदुरई का पठार आता है। तो जो हम आपको बोले कि दक्कन ट्रैप संरचना के अंतर्गत काठियावाड़, महाराष्ट्र, ये सारा पठार आता है। समझ में आ गया आप लोगों को क्लियर, ठीक है। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अस्पष्टता प्रायद्वीप पठार, अस्पष्टता प्रायद्वीप पठार कई छोटे पठारों में विभक्त है, कई छोटे पठारों में विभक्त है। इसी कारण इसे पठारों का पठार कहते हैं, पठारों का पठार कहते हैं। अब एक हेडलाइनिंग दीजिएगा, प्रायद्वीप पठार का प्रादेशिक विभाजन, प्रायद्वीप पठार का प्रादेशिक विभाजन, लिखिए प्रायद्वीप पठार का प्रादेशिक विभाजन। आप लोगों को इतना स्पष्ट पढ़ा देंगे तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, कंफ्यूजन मेरा क्लास में नहीं रहेगा आपको, ठीक है। प्रायद्वीप पठार का
प्रायद्वीपीय पठार का प्रादेशिक विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन, जो भी लिख दीजिए आप, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। देखिए प्रादेशिक विभाजन का मतलब है ये जो पूरा प्रायद्वीप पठार है ना, जैसे तैसे बना दिए हम लोग, लेकिन इसको हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर बांट लेते हैं। जैसे 1 नंबर में इसमें लिख लीजिएगा काठियावाड़ का पठार, प्रादेशिक विभाजन में काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार ये 1 नंबर में हो गया प्रादेशिक में। ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक। दूसरा नंबर में मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती पठार। देखिए ये जो मध्यवर्ती पठार है, अब मध्यवर्ती पठार के अंतर्गत कई सारा पठार आएगा, यानी कि इसके मध्य भाग में जितना पठार फैला हुआ है वो मध्यवर्ती पठार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम इसको प्रादेशिक विभाजन किए हैं। संरचनात्मक दृष्टि से हम लोग 2 भागों में देख लिए। प्रादेशिक विभाजन में देखिए मध्यवर्ती पठार के अंतर्गत इसमें आप लोग लिखिएगा मेवाड़ का पठार, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। मध्यवर्ती पठार में मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक है। तो मध्यवर्ती पठार के अंतर्गत मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यानी कि मेवाड़ का पठार, मालवा, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है। ये पूरा ये मध्यवर्ती पठार में आ जाएगा। तीसरा नंबर में लिखिएगा पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा नंबर में लिखिएगा पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी पठार में कौन कौन सा आएगा आप लोग खुद आकलन कर सकते हैं। पूरब में कौन कौन पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इधर आपका पूर्वी में बना हुआ होगा मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। यहाँ पे देखिए आपका दंडकारण्य का पठार, ये पूरब में पड़ता है तो इसको पूर्वी में रख दिए हैं। तो छोटा नागपुर, मेघालय, जो छत्तीसगढ़ का पठार है, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य का पठार। तो देखिए छोटा नागपुर, मेघालय, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार यहाँ है, ये सब मिला छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, दंडकारण्य, मेघालय, ये सब मिला के पूरब का भाग है, पूरब का भाग। देखिए अगर हम इसको ऐसे विभाजित कर दें तो यहाँ से ले करके इस प्रकार से हम लोग 1 भागों में बांट दिए। इसको हम लोग पढ़ लिए मध्यवर्ती पठार, काठियावाड़ को हम लोग पढ़ लिए काठियावाड़ का पठार। तीसरा नंबर में हम लोग यहाँ से लेकर के इधर पूरब का हिस्सा में है तो पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार। ठीक, ये हो गया। आज चौथा में लिखिएगा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। चौथा में आप लोग लिखिएगा दक्कन का पठार। इसमें आप लोग सब लिख लीजिएगा नाम। ठीक है, दक्कन या दक्कन जो भी लिखना है, इसको दक्कन भी लिखते हैं, इसको दक्कन भी लिखते हैं, दक्कन का पठार। आज दक्कन का पठार में कौन कौन सा आता है तो इसमें आप लोग लिख लीजिए। दक्कन का पठार में कौन कौन सा आता है? महाराष्ट्र का पठार, रायलसीना का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, ये सब दक्कन का पठार में आता है। ठीक है, ये सब जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, बेंगलुरु, मैसूर, ये सब का सब पठार किस में आता है? ये सब आता है। तो आप लोग ये प्रादेशिक विभाजन हो गया। तो प्रादेशिक रूप से कितने भागों में हम लोग बांट दिए? 4 भागों में बांट दिए। काठियावाड़ का पठार मतलब मध्यवर्ती पठार, पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। क्लियर हो गया पठारी प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका प्रायद्वीप पठार का पठारी प्रदेश क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग आप लोगों को जो है हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, तो हम लोग भारत का भौतिक विभाजन में उत्तर का मैदानी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का हिमालय पर्वत पढ़ लिए, मध्यवर्ती मैदान पढ़ लिए, प्रायद्वीप पठार हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग का क्या बचा? तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह, 2 बचा है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तटवर्ती मैदानी प्रदेश, एकदम अच्छे से डिटेल से इसी प्रकार पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग क्लास कंटिन्यू करते रहिए और समझ में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अपने दोस्तों को भी बोलिए, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सब दोस्त को बोलिए कि क्लास करेंगे, बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, और कंटिन्यू मिलेगा आप लोगों को, मतलब सीरियली, कहीं ये नहीं कि बीच में गैप है, समझ में नहीं आ रहा है। एकदम आप लोगों को लिंक करके पढ़ाते हैं। क्या
चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए। चलिए, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।